दिव्य सज्जनों, संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना का विचार देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के हर समाज, हर समुदाय को जो सम्मान दिया है, एक गरिमा दी है, उसे एक पहचान दी है और इस बात की सोच भी हम सबको दी है कि ये सभी महापुरुष, चाहे जिसने जिस समाज में भी जन्म लिया हो, लेकिन हम सबकी साझी विरासत है और इस बहाने आने वाली पीढ़ियों को भी इस विरासत का एहसास होगा, उन्हें जानकारी होगी। हम भारतीय धर्म, आध्यात्म और मूल्यों के साथ जोड़ पाएंगे अपनी युवा पीढ़ी को। एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को, उनके नेतृत्व के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए जो हम सब के लिए आदरणीय है। तालियां एक बार जोरदार आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन से पहले। बोलो भारत माता की। आवाज तो पिपली तक भी नहीं गई, बहुत आगे पहुंचानी है भाइयों। भारत माता की। लखीशाह वंजारा जी का दिल्ली साम्राज्य, पूरा साम्राज्य था। अपनी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचा दो। भारत माता की। धन्यवाद। आज का ये एक अनूठा संगम, और जैसा बताया गया, इस प्रकार का संगम शायद ये पहली बार हुआ है और इसकी योजना बनाने वाले हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री कर्णदेव कंबोज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिस प्रकार का इन्होंने कार्यक्रम कराया है। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के नाते इस क्षेत्र के सांसद भाई नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, यहाँ के अपने विधायक श्री सुभाष सुधा जी, विधायक इंद्री श्री रामकुमार कश्यप जी, विधायक गरोंडा श्री हरविंदर कल्याण जी, हमारे इस दोनों समाज के अग्रणी सभी बंधु श्री अरजीत सिंह जी, वाइस चेयरमैन लबाणा समाज, श्री रघुवेंद्र जी लबाणा, श्री किशोरी लाल जी प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज, श्री जसमेर सिंह जी प्रदेश प्रभारी बंजारा समाज, पवन कुमार जी प्रदेश महासचिव बंजारा समाज, मंजीत सिंह जी लबाणा, बाबा मालो सिंह जी लबाणा, श्री दीपचंद जी चेयरमैन बंजारा समाज, सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाणा समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने
युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, और इसी पवित्र स्थान पर आज हमारे दोनों समाजों का ये जो संगम हो रहा है, इस अवसर पर का भी बहुत बड़ा योगदान मैं इसमें समझता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों, बाबा मक्खन सिंह लबाणा और बाबा लखी शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई। तो जो लोहगढ़ स्थान है, वो लोहगढ़ स्थान भी 7000 एकड़ की जो भूमि है वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है। उन्होंने इसको उनको दिया हुआ है। कहते हैं कि बाबा लखी सिंह बंजारा इतने अमीर थे कि आज जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां आज इंडिया गेट है, जहां सेक्रेटेरिएट है, इस दिल्ली के, जो उस समय दिल्ली बहुत छोटी दिल्ली होती थी, एक गांव ही होता था, उसके आसपास 4 बड़े गांव बाबा लखी शाह बंजारा ने बसाए थे, और ये सारी जमीन उनकी है। बाद में वो मुगलों के सुपुर्द हो गई या अंग्रेजों को सुपुर्द हो गई, बाद में भारत सरकार के हाथ में आ गई, आज उसका उपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इनका जो दोनों का काल है, जन्म काल है, उसमें एक संयोग ऐसा है कि बाबा लखी शाह बंजारा, इनका जन्म पहले हुआ, उसके बाद बाबा मक्खन शाह लोबाणा, इनका जन्म बाद में हुआ। लेकिन प्रभु को प्यारे बाबा मक्खन शाह लोबाणा ये पहले हो गए और बाबा लखी शाह बंजारा ये बाद में हुआ। बाबा मक्खन शाह लोबाणा, इनकी 55 साल की उम्र रही, और बाबा लखी शाह बंजारा की 100 साल में केवल 3 महीने कम 100 साल की आयु उनकी रही। पूरा जीवन इन्होंने दोनों ने जब साथ साथ काम किया, तो गुरु घर के प्रति इनका जो सम्मान था, वो सम्मान अपने आप में एक उल्लेखनीय सम्मान था। अगर मैं सबसे पहले, चूंकि मक्खन शाह लोबाणा जी का जन्म भले बाद में हुआ, वो 1619 में, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनके जो पूर्वज थे वो गुरु नानक देव जी के और अनुयायी थे, भक्त थे, सिख समाज से संबंध रखते थे, और इन्होंने बहुत व्यापार किया। ये गुजरात, काठियावाड़, व्यापार के नाते व्यापारी इधर से उधर, वहां से यहां बसते रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म है वो काठियावाड़ गुजरात में हुआ, और बाद में अपने पिताजी के व्यापार के अंदर इन्होंने व्यापार साझा किया, और काम करते हुए बहुत बड़े व्यापारी, समुद्री जहाज और उससे पुर्तगाल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यापार ये करते थे। इनके व्यापार में बंगाल का रेशम, कश्मीर की शॉल, मसाले, इस प्रकार के ये जो व्यापार है, ये दुनिया के साथ व्यापार करते थे, और उसके अंदर बहुत बड़ी एक व्यापारियों की फौज कह लें या अपनी सेना कह लें, क्योंकि उस समय गाड़ियों के ऊपर भर भर काफिले चलते थे, और काफिले अपना सामान ले जाकर के इधर से उधर सारे देश भर में ये घूमते थे। बहुत बड़ा भ्रमण इन्होंने किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत स्थानों पर ये गए। और एक पहचान इस समय होती थी, इनका एक लश्कर 3 लाख घोड़ों का लश्कर था, 3 लाख घोड़े। आज के समय में सोचना ही हैरानी हो जाती है, 3 लाख घोड़े, कई घोड़ों की टुकड़ियां इनकी, कई इनके व्यापारी साथी वो सामान लेकर के चलते थे।
और जहां जाकर के रुकते थे उस स्थान का नाम उसको टांडा कहते थे, टांडा। जैसे आज किसी स्थान के ऊपर जाकर के वो रहता है तो वहाँ पड़ाव डालता है, वहाँ जाकर के अपने काफिले को और रात गुजारने के लिए उसका स्थान, सेना की टुकड़ियाँ भी पैदल चलती थी तो ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर सेना की और स्थान जो बन जाते थे उनकी छावनी बन जाती थी। तो उनकी छावनी होती थी, कहीं किसी का रुकने का कोई स्थान होता था उसको अलग स्थान, इन्होंने रुकने का स्थान उसका नाम दिया टांडा। और आज देश भर में हर प्रांत में 4-5-6 स्थान ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम टांडा रखा हुआ। जहां टांडा रखा है तो इसका मतलब यह है कि वहां टांडा का जो लखीशाह बंजारा, मक्खनशाह बाणा, इनमें से किसी ना किसी का, क्योंकि दोनों की जो सेनाएं रुकती थी, दोनों के जो व्यापारी ग्रुप रुकते थे उनको टांडा ही कहा जाता था। तो इस प्रकार मक्खनशाह बाणा 1619 में जिनका जन्म हुआ और व्यापार करते समय एक बार इनका जहाज समुद्र के अंदर लहरों में घिर गया। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आई, ऊंची लहरों में आजकल भी जैसे हम देखते हैं बहुत सी जहाज, बहुत सी किश्तियां डूब जाती हैं। तो इनके जहाज ने उन किश्तियों का बहुत टकराव किया और ये बहुत कुशल नाविक भी थे। किसी तरीके से उस तूफान में चट्टान से टकराए बिना और झूलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। एक समय ऐसा आ गया कि ये बचने वाले नहीं हैं। जब ये बचने वाले नहीं हैं ऐसा मन में एक विचार आया तो जीवन का सारा कुछ उस समय सामने आ जाता है। तो अंत में इनके मन में एक विचार आया कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु नानक देव जी के ये परिवार के अनुयायी थे, उस समय छठे गुरु थे, 7वें गुरु थे। तो छठे 7वें गुरु के समय इनके मन में एक विचार आया कि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मुझे बचा लो। मैंने अपने व्यापार में 500 सोने की मोहरें जो उन्हें अपने शरीर के साथ बांध रखी थी, किसी को पता नहीं था, ये 500 सोने की मोहरें और ये मैं उनको दान कर दूंगा। ऐसा एक संकल्प लिया। रात भर जकोले चलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। सारे इनकी जो साथी थे वो सब घबराए हुए। अचानक सुबह तक सब संघर्ष हुआ। सुबह होते ही और वो जो लहरें थी वो धीमी हो गई, थम गई, सूर्य का प्रकाश हुआ और किसी तरीके से किनारे पर पहुंच करके इनकी जान बची, सारा जहाज भी बच गया, सब कुछ हो गया। गुरु की कृपा ऐसी हो गई। अब जब गुरु की कृपा हुई तब इनके मन में आया कि व्यापार भी चलता रहेगा लेकिन मुझे गुरु जी के पास जरूर जाना चाहिए। गुरु सेवा में मेरे जिम्मे जो काम लगेगा उसको मैं काम करूंगा। सिख समाज का जो सिद्धांत है, सिखिज्म को फैलाने की बात है, मैं भी उसमें काम करूंगा। और ये वहां से चल करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनको ये बताया गया कि उस समय गुरु हर राय और गुरु हरकिशन ये उस समय तक सिख समाज का नेतृत्व कर रहे थे। गुरु हरकिशन ने एक भविष्यवाणी की कि मेरे बाद जो गुरु बनेगा, 9वां गुरु, वो गुरु जो है और वो आपको जो कहीं भी मिलेगा बाबा बकाला में। बाबा बकाला में कोई भी व्यक्ति होगा जो मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब किसी को पता नहीं कौन बाबा बकाला में वहाँ इनका गुरु होगा, गुरु नहीं होगा। मित्रों, ये सब कथाएं हमने भी सुनी पढ़ी हैं। वैसे इनका वर्णन कई प्रकार से भी होता है। इतिहासकार उस समय को लिखित इतिहास तो मिलता नहीं उस समय का, लेकिन बहुत सुनी सुनाई बातों में से चीजें आ रही हैं। हो सकता है किसी इतिहासकार का मत थोड़ा अलग भी हो। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं उस पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करने वाला भी नहीं हूं कि जिसको कहा जाए एकदम सत्य है। लेकिन जो जानकारियां मिली हैं, ये बाबा बकाला जा करके और खोज के लिए लग पड़े कि यहाँ गुरु जो हैं उत्तराधिकारी और हमारे गुरु हरकिशन जी के कौन होंगे। और ये जहाँ पहुँचे वहाँ दृश्य क्या देखते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी हो गई थी, गुरु हरकिशन ने कर दी थी। तो बाबा बकाला में कई लोग तैयार हो गए कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। ऐसा वहाँ एक जाल फैल गया, जो गुरु का दावा करने लग गए, मैं गुरु बनूंगा, मैं गुरु बनूंगा। अब ये वहाँ जब पहुँचे इनको सब पता लगा ये तो बहुत से उत्तराधिकारी हैं, मैं किसको सत्य मानूं, किसको झूठ मानूं। तो इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। ये एक एक के पास जाने लग गए। इनको पता लगा 22 ऐसी गद्दियां हैं जिन्होंने कहा हम उत्तराधिकारी हैं। हर गद्दी पर जो एक गुरु होते थे वहां जाते, प्रणाम करते
और उनको 2 मुद्राएं भेंट करते। अब 2 मुद्राएं भेंट करने के बाद वो इनको आशीर्वाद भी देते और इनका कुशलक्षेम पूछते, ये भी वहां से चलाते और वो भी अपने काम में लग जाते। अगले के पास जाते, 2 मुद्राएं दे दी, यही काम चलता रहा। तीसरा, चौथा, 22 की 22 जगह इन्होंने 2-2 मुद्राएं दी और आगे बढ़ गए। अब इनके मन में कौतूहल आया। कौतूहल क्या आया कि अगर गुरु में ताकत है, असली गुरु है, उसको तो पता होना चाहिए कि मैंने जो है 500 मोहरें और ये मन्नत मान रखी है। अब ये निराश होकर के जब निकलने लगे तो इन्होंने सब 22 को कहा कि तुम सब धोखेबाज हो, क्योंकि ताकत तो इनके पास भी पूरी थी, और इन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। अंत में जब बाकी लोगों को पता लगा कि हमारा तो भंडा फूट जाएगा, क्योंकि इनके पास ताकत भी है, फिर किसी ने बताया एक अमुक स्थान के ऊपर एक अकेला व्यक्ति, वो भी साधना कर रहा है, वो भी धर्म भक्ति की धर्म मार्ग के ऊपर चलने के लिए वहां तपस्या कर रहा है, तो वो एक आदमी और रह गया, उसके पास जाना चाहिए। ये वहां पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो इन्होंने वही 2 मुद्राएं निकाल करके उनको देने के लिए इच्छा की। उन्होंने 2 मुद्राएं लेकर के आशीर्वाद तो दिया, साथ में कहा कि सिख पंथ का व्यक्ति जो उसके मन में होता है उसको पूरा करता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है तुमने पूरी क्यों नहीं की? मैंने कहा महाराज मेरे मन में क्या इच्छा है आप बताओ। अरे भाई तुमने 500 मुद्राएं कही थी और मुझे तुमने 2 मुद्राएं दे दी। तब जाकर के और इन्होंने जो कहा कि गुरु लाभ्यो राय, ये एक टूटी फूटी पंजाबी में जैसा कहा जाता है, गुरु लाभ्यो राय। इनका नाम राय था वास्तव में, शुरू में जो इनका नाम था वो मक्खन शाह लबाणा की बजाय मक्खन राय लबाणा था। तो मक्खन राय लबाणा, इन्होंने अपने आप को कहा गुरु लाभ्यो राय, के राय ने गुरु को लभ लिया। पंजाबी में लभ लिया का मतलब क्या होता है? ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। मैंने गुरु को ढूंढ लिया है और नतमस्तक हो गए। वो 500 मुद्राएं भी उनको दी। उनका गुरु महाराज जो आपकी सेवा होगी मैं आपकी सेवा करूंगा। अब इस प्रकार का संबंध था। बाद में कहते हैं कि वो उनको साथ लेकर के अमृतसर गए, क्योंकि अगले गुरु के नाते से अमृतसर से ही उनको शुरू करना था। गुरु हरमंदिर साहब के बाद उनको लेकर के वापस वो कीरतपुर साहब आए। कीरतपुर साहब में एक नया गांव बसाया। इन्होंने अपना पैसा पूरा खर्च किया, तो वहां पर उस नए स्थान का नाम आनंदपुर साहब जिसको कहते हैं, ये आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी और अपने बाबा मक्खन शाह लबाणा इनका बसाया हुआ है। तो ये बसा करके और वहां से गुरु जी से आगे लेकर के सन 1674 में वापस आ गए। यहां तक इन्होंने इनका साथ दिया 1674 तक। यानी एक प्रकार से जो जिंदा जी गुरु तेग बहादुर जी के सहयोग करने वाले ये बाबा लखन शाह, ये बंजारा थे, लबाणा थे। अब इसके बाद जो अगली बात शुरू होती है वो शुरू होती है बाबा लखी शाह बंजारा की। कहते हैं औरंगजेब ने उस समय आता ही राज जब किया हुआ था, कश्मीर के पंडित जब आए गुरु तेग बहादुर जी के पास कि तुम मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम्हारा वध किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं हिंदू धर्म के लिए हिंदी चादर, गुरु तेग बहादुर, ये जो बात आई उस समय से आई। और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मेरा सर कलम करना बेशक कर दो। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जा करके 1675 में और उनका वध कर दिया गया। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, और जब धड़ से अलग उनका शरीर किया उस समय कहते हैं कि वहां पर जो बैठे हुए जो उनके साथी थे, गुरु तेग बहादुर जी के साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, इनका भी वध किया गया। आज भी दिल्ली में यानी चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज वो स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर जी का वध हुआ। भाई मतीदास चौक, भाई सतीदास चौक, भाई दयाला चौक, ये तीनों चौक आज चांदनी चौक में है। तो इनके जब शहीद हो गए उस समय कुछ उनके जो शिष्य थे, जिसके अंदर भाई जैता, भाई नानू, भाई आज्ञा, भाई उदय, ये चारों जो इनके शिष्य थे, इनको पता लगा कि इस समय जो बाबा लखी शाह बंजारा, जिन्होंने अपना टांडा यमुना नदी के साथ लगाया हुआ है, नारनौल से वो चल के आए थे और वहां आकर के उन्होंने अपना
जो डेरा है वो लगा लिया। ये चारों के चारों भाई लखीशाह बंजारा के पास पहुंच गए कि इस प्रकार की घटना हुई है। अब गुरु के प्रति उनकी भी श्रद्धा थी। उनको जब पता लगा तो उनसे रहा नहीं गया। उनका जल्दी से एक ही प्रबंध करो कि उनका जो शरीर है उस शरीर को हमें प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि शरीर तो धड़ अलग हो चुका है, सिर अलग हो चुका है। तो उन्होंने इंतजाम किया कि कैसे भी दोनों चीजें प्राप्त करो। और ये चारों लोग साथ में उनकी सेना, लखीशाह बंजारा की सेना, वो साथ लेकर के गए और सारी मुगल सेना को दौड़ा करके उनका जो धड़ है उसको भी प्राप्त किया, सिर है उसको भी प्राप्त किया। और प्राप्त करके सिर को, जो सिर था उसको तो लेकर के, और भाई जैतो का घर एक इसी बस्ती में था, वहां लेकर के गए। और जो धड़ है, धड़ को उनके सैनिकों ने, एक गाड़ी थी बैलगाड़ी रुई की भरी हुई थी, उन्होंने इस धड़ को रुई के उसके अंदर डाल लिया, इस धड़ को छुपा लिया कि पता ना लग जाए कहीं भी, आखिर हमको सुरक्षित लेके जाना है। अब दाह संस्कार करना भी उस समय मुगल राज में बड़ा मुश्किल होता था। तो लखीशाह बंजारा का गांव, जिसको रायसीना टांडा कहते हैं, रायसीना जहां आज राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसके साथ ही उनका गांव था। अपने घर ले गए और लखीशाह बंजारा ने कहा इस घर के अंदर गाड़ी ले जाओ और गाड़ी समेत मेरे घर को आग लगा दो। लखीशाह बंजारे ने स्वयं अपना घर, गाड़ी और साथ में गुरु तेग बहादुर जी का जो धड़ है उसको आग लगा दी ताकि उनका संस्कार हो जाए हिंदू पद्धति से। और हिंदू पद्धति से संस्कार हुआ। और धड़ सिर के बारे में हमको पता है, बाबा जैता वो सिर लेकर के करतारपुर के लिए चल पड़े और पैदल ही चल पड़े अपनी कुछ सेना लेकर के। और रास्ते में सोनीपत के पास, जो अपने हरियाणा में ही है, बड़खालसा गांव है, उस बड़खालसा गांव में गुरु के शिष्य वहां भी थे। उनको जब पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी का शिष्य ले जाकर के भाई जैतों चल रहे हैं, मुगल सेना पीछा कर रही है, तो वहां एक भाई खुशहाल सिंह थे। तो भाई खुशहाल ने कहा कि मेरा जो सिर है, ये सिर गुरु तेग बहादुर जी से मिलता जुलता है, आप ये कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा सिर उतार करके और मुगलों के हवाले कर दो। गुरु तेग बहादुर जी का शीश है वो सुरक्षित करतारपुर चला जाए। भाई खुशहाला ने अपना शहादत दी, अपना सिर कुर्बान कर दिया गुरु तेग बहादुर जी के लिए। तो ऐसी सी बलिदानियां। और फिर इनकी सेना के अंदर, फौज के अंदर, इनके सबके परिवार वो भी साथ ही चले गए। जो शहादत की बात आती है कि 156 शहादतें, और ये बाबा लखीशाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लवाणा, इनके परिवारों की जो शहादतें हुई हैं, उन शहादतों में लखीशाह योद्धा, उनके परिवार के लगभग 50 लोग शहीद हुए हैं। उनके बेटे, उनके पोते, उनके पड़पोते, 50 लोग उनमें से शहीद हुए हैं। कुल 106 शहादतें हुई हैं। उन शहादतों की लिस्ट आज भी मुझे अभी यहाँ दी गई है। 106 शहादतों के नाम, सब में उसमें नाम है। कोई मुगल सेना से लड़ते हुए, कोई चमकौर साहब में लड़ते हुए, कोई लोहगढ़ में लड़ते हुए, कोई दिल्ली में लड़ते हुए, ऐसे सब सेनाओं के अंदर वो भर्ती हुए। और इस नाते से उनका ये एक शहादत का जो विषय है वो सब बनाया गया है। इस अवसर पर मैं, एक नौजवान यहाँ मुझे आज मिले हैं, मुंबई से आए हैं, श्री अतर साहब, खड़े हो जाओ। अतर साहब कहाँ हैं? अतर अली खान। अभी एक कलाकार हैं, इन्होंने मुझे आके बताया कि मैंने एक फिल्म बनाई है शहीद लखीशाह बंजारा के नाम से। तो मैंने इनको कहा है कि उस फिल्म की एडिटिंग करा लें, डिपार्टमेंट से करा लें। इतिहास है, इतिहास के अंदर अगर एक भी चीज गलत हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। तो लखीशाह बंजारा की जो जीवनी है उसको एक बार ये एडिट करा लें, सरकारी डिपार्टमेंट से भी करा लें, इतिहास वालों से भी करा लें, और अगर ठीक इतिहास को दिखाती हुई बनी है तो उसको जरूर रिलीज करेंगे और आप सबको दिखाया जाएगा। शाबाश। चलो होगी तब। मैं इनका ये जो प्रयास है निश्चित रूप से इनको बधाई देता हूं। और हमें उनके जीवन पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो शहादत, वो देश के नाम
जो उन्होंने के मन में कुर्बानी का भाव था, हमारे सबके मन में आना चाहिए। ऐसा हमको जो है और आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी के साथ मैंने संबंध बताए हैं। गुरुओं के हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब और ये सारा उत्तर भारत, ये गुरुओं की एक जिसको कहना चाहिए कि धरती है। और जैसा लखी शाह बंजारा का संबंध और बाबा मक्खन शाह लबाना का संबंध इनके साथ बताया है, कि गुरु तेग बहादुर जी के भी बंजारा, लखी शाह बंजारा जो है, गुरु तेग बहादुर जी के लिए भी, गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए भी इन्होंने सेना में सहयोग किया। और जैसे मैंने बताया कि 7,000 एकड़ जमीन वो भी उन्होंने दी और वहां पर एक किला बनाया गया जिसको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने और अपना राजधानी घोषित की। अब हमने उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया है, बाद में किसी ने संभाला नहीं है, वो कुछ हिस्सा उसका हिमाचल प्रदेश में है, ज़्यादातर हरियाणा में है, उस सारे क्षेत्र को दोबारा से एक स्मारक बना करके और लोगों के लिए एक स्थान बनाया जाएगा। और उस स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की तो स्मृति होगी ही होगी, साथ में बाबा लखी शाह बंजारा का भी एक नाम कहीं ना कहीं वहां अमर रहे, इस नाते से भी कोई ना कोई प्रयत्न किया जाएगा। भाई बंधुओं, मैं चूंकि आज इन्हीं 2 महापुरुषों की जयंती के बारे में ही कार्यक्रम किया, इसलिए मुख्य तो वो काम वही था, लेकिन फिर भी मैं इसकी भूमिका में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में विचार किया कि सरकार की ओर से जितने महापुरुष संत हुए हैं उनकी जीवनियां वो लोगों को पता लगे, इसको प्रचारित करने के लिए हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। और इसके लिए हरियाणा में साल का 10 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। इसलिए सारे सरकारी कार्यक्रम, पिछले दिनों हमने महर्षि कश्यप का भी कार्यक्रम कराया, गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम आपको हमने बताया है, आज ही हमने कराए हैं। 70 महापुरुष ऐसे हैं जो हमारे छोटे छोटे वर्ग हैं, संख्या में बहुत कम हैं, उनके महापुरुष हैं, कोई उनको याद करता नहीं है। अपने घर में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके या समाज का कहीं एक धर्मशाला में करके कर लेते होंगे। हमने तय किया कि सभी 70 की 70 जातियों के जो महापुरुष हैं, इनके कार्यक्रम छोटे बड़े रूप में सरकार द्वारा मनाए जाएं, ऐसा हमने एक विचार किया। अब जहां तक अपने समाज का विषय है, हमारा लबाना समाज हो या बंजारा समाज हो, ये बहुत ही मेहनती समाज है, अपने बल पर मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं। और इसके समर्थन में एक बात मुझे जो आज ध्यान में आई कि हमारे दोनों समाज के लोग जब बेरोजगारी लोग चिल्लाते हैं, हमारे समाज के लोग थोड़ा कमाएं ज्यादा कमाएं अपने पैरों पर खड़े हैं। केवल 5.5% लोग हमारे समाज के जिन्होंने अपने आप कहा है कि हम बेरोजगार हैं, बाकी सब कोई ना कोई रोजगार करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। बल्कि एक तीसरा समाज उसी समय गुरु सेवक के नाते से गुरुओं की सेवा करने वाला, उस समाज को आज तो हमने नहीं बुलाया, लेकिन अलग से उनका कार्यक्रम कोई ना कोई करेंगे, वो है सिकलीगर। सिकलीगर का काम क्या होता था? सेना को हथियार बना के देने का काम। जो लोहार होते थे, लोहार का लोहे का जो काम होता था, ऐसे घड़ करके उनके लिए भाला बनाना है, तलवार बनानी है, कोई ढाल बनानी है, ये सिकलीगर बना के दिया करते थे। ये भी सारे देश भर में इस प्रकार का समाज है जिन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया हुआ अपने को। इनको कभी कभी घुमंतु भी कहते हैं। हमारे समाज में भी कुछ लोग घुमंतु हैं। हमने इनकी सबकी चिंता करने के लिए एक योजना बनाई है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर एक समाज की पहचान की जाए, और उस समाज में रोजगार के नाते अगर योजना देनी तो रोजगार के नाते देंगे, शिक्षा के नाते देनी तो शिक्षा के नाते देंगे, उनके मेडिकल हेल्थ की चिंता करनी तो वो चिंता करेंगे, घर नहीं है बिल्कुल तो उनको मेरा यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको घर देने की बात है वो हम करेंगे, ताकि उनका जीवन सुखी हो सके, उनका जीवन सरल और सहज बने। ये जो कठिनाइयां जीवन जीने की हैं, कम से कम इसमें से ऊपर उठ करके मुख्य धारा में कैसे आ जाएं, ये हर समाज की चिंता हम करेंगे। हमने परिवार पहचान पत्र बना करके कुछ सेवाएं ऐसी की हैं जो जिसके लिए चक्कर काटते थे, घर घर जा यानी ऑफिस दर ऑफिस जाते थे, दरखास्त लेके पहुंचते थे और वहां ढूंढते थे, दफ्तरों को ढूंढते थे, लोग तंग करते थे, कुछ करते नहीं थे। हमने 2 योजनाएं इसमें ऐसी तुरंत घर में जाकर के हो योजना का लाभ मिलेगा। उसके अंदर एक है राशन कार्ड, एक है वृद्धावस्था पेंशन।
किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले 3 महीने में 80,000 राशन कार्ड ये बना करके लोगों को घर में पहुंचा दिए कि अभी इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का हमको मालूम है। आपके यहाँ भी इस जिले में, कुरुक्षेत्र जिले में भी हजारों लोगों के राशन कार्ड बन करके घर पहुंचे होंगे। ऐसे बीपीएल के राशन कार्ड, पीले कार्ड जिनके अपने आप बन करके घर आए हैं, ऐसे 10-20 लोग यहाँ हैं क्या? जरा हाथ खड़े करो। ये राशन कार्ड वाले नहीं है। रुको रुको रुको, हाँ रुको रुको। राशन कार्ड जो बने हैं उसमें खास करके मैंने लाडवा विधानसभा में पता किया, वहां तो लगभग 2000 राशन कार्ड उस लाडवा विधानसभा में बने हुए हैं। हो सकता है आपके सबके पहले बने हुए हों। ये उनके लिए हैं जिनकी आय 1,80,000 साल से कम है और उनका राशन कार्ड नहीं बना है, वो ऑटोमेटिक बन करके घर पहुंचते हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं जिनके अपने राशन कार्ड पहले से बने हुए हैं, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। ना पहले हाथ खड़े किए ना अब खड़े किए। जिनके नहीं बने हैं और 1,80,000 से कम आमदन है, ऐसे जो है वो हाथ खड़े करो। जो 1,80,000 से कम आमदन है, इनको मेरा कहना है आज ही प्रशासन का जो भी कोई आपका अधिकारी, एसडीएम है, तहसीलदार है या डीसी ऑफिस में, या हमारा जो समाज कल्याण विभाग का अधिकारी है, नहीं तो अपने जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और मुखिया का नाम, कितने सदस्य, ये 3 बातें लिख करके एक एप्लीकेशन बना करके इनको भेज दो। केवल उनको देना मात्र है और वास्तव में आपकी आय 1,80 से कम है तो आपके निश्चित रूप से कार्ड बनेंगे, क्योंकि ये डाटा हमारे पास एक डाटा है। और इसमें भी एक आह्वान मुझे करना है। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाए हैं उसमें सब पता लग गया कि किस परिवार की कौन सी जाति है, किस जाति के कितने लोग हैं। यहां बताया गया, पूर्व हमारे वक्ता ने कहा कि हमारी आबादी 3.5 लाख है, ऐसा ही बताया ना। लेकिन मेरे पास परिवार पहचान पत्र का डाटा ये मित्रों बहुत कम है। मेरे पास अभी जो डाटा है 1,07,000 लोग हैं और कुल मिला के 27,000 ये परिवार हैं, लबाना और बंजारा दोनों समाज का। अब कहेंगे कि इतना अंतर कैसे आ गया? तो मैं ये कहूंगा कि अपने समाज के लोगों को कहें कि अपनी टीमें बना लें, टीमें बना के सर्वे करें। सर्वे करने के बाद किसका परिवार पहचान पत्र नहीं बना है वो तुरंत बनवा लें। अगर परिवार पहचान पत्र नहीं बना तो आपको ये जो सरकारी सुविधाएं हैं इसको लेने में कठिनाई आएगी। अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे राशन कार्ड नहीं है, अगर इनके परिवार पहचान पत्र ही नहीं है फिर कैसे बनेगा? नहीं बनेंगे। सबसे पहला काम है कि आप अपना परिवार पहचान पत्र चेक करें और चेक करने के बाद नहीं बना तो उसको बनवाएं। अब जो यहां बैठे हैं बताएं जिनका परिवार पहचान पत्र अभी बना नहीं है, ऐसे जरा हाथ खड़ा करें। 1 2। अब इसका मतलब परिवार पहचान पत्र सबके बन गए हैं और राशन कार्ड नहीं बने हैं, ये सत्य नहीं है। आप लिख करके दे दीजिए। क्या उसमें कठिनाई है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग चेक करेंगे और घर बैठे आपको ये सुविधाएं देंगे। हमने एक काम और किया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए साल से कम है, ऐसे सब परिवारों को बुला करके हम कैंप लगाते हैं, रोजगार मेले लगाते हैं और उन रोजगार मेलों में उनको बताएं ये 50 हमारी योजनाएं हैं, कौन सी योजना में आप कुछ आप सहायता चाहिए वो ले लो और अपना काम करो, ताकि आपकी आमदन 1 लाख की बजाय कैसे 2 लाख हो जाए, ये भी हमारा एक संकल्प है। और इसमें अभी तक लगभग 60,000 परिवार ऐसे हैं जिनको योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित कर लिया गया है। उसमें से काफ़ी लोगों को घरों में पैसे पहुंच भी गए हैं और बल्कि मैंने तो यहाँ कहा था कि अगर इस जिले में कुछ ऐसे लोग हो तो उनको बुलाना। मेरे सामने कुछ लोग बुलाए हैं जिनको रोजगार योजना में पैसा मिला है। आ जाओ जरा इधर, आगे चलते रहो, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। यहीं खड़े हो जाओ, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ये 8 लोग हैं। बहन जी बताओ, दिखाओ जरा, दिखाओ कितना पैसा मिला आपको? 1 लाख। 1 लाख रुपए का क्या करेंगे? कर लिया शुरू, पैसा मिल गया, आसानी से मिला, कोई दिक्कत आई? आसानी से मिल गया, कैंप में गया, चल हो गया। 1 लाख रुपया इस बहन को मिला है, इसका नाम है मंजीत। चलिए बहुत अच्छा, आइए इधर, चलते जाओ, एक एक आते जाओ। चलो हाँ भैया, तुम्हारा कितना है?
1 लाख रुपया। दीपक कुमार, क्या करोगे 1 लाख का? क्या रोजगार करेंगे? फर्नीचर का काम करते हैं, उसको बढ़ाएंगे, आमदन उसमें हो जाएगी। खराब तो नहीं कर दोगे पैसा? ये पैसा वापस देना है, कर्जा है ये। हाँ शाबाश, चलो बढ़ाओ अपने काम को। चलो बहन, चलो इधर बाद में आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, तुम्हें 50,000 रुपया मिला, क्या करेंगे इसका? भैंस लेंगे? भैंस का दूध घर में पी जाओगे या बेचोगे? थोड़ा बेचेंगे भी, तभी ये 50,000 रुपया वापस हो पाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बलजीत सिंह। 1 लाख रुपया, क्या करोगे? चाय की दुकान कर ली है कि करनी है? कर ली है। कितनी आमदन शुरू हुई है? 200 रुपया रोज का हो गया, तो कुछ भी नहीं है, 200 से काम नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन चाहे बेचनी है, सारी घर में नहीं पी जानी। चलो। तुम क्या करोगे भैया 79,000 का? है हलवाई का काम कर लिया? शुरू करना है, हो जाएगी ना कमाई? पहले क्या करते थे? हाँ, तो फिर हलवाई का करते थे, फिर क्या करोगे 80,000? और सामान ले आएंगे, उसमें ज़्यादा इनकम हो जाएगी। चलो शाबाश। बहन तुम्हारा क्या है? 1 लाख रुपया, क्या करेंगी? भारती देवी, मनियारी की दुकान पहले से है, अभी नई की है, शुरू हो गई है, अच्छी कमाई हो जाएगी। चलो शाबाश। तुम्हारा क्या नाम है? सरोज। 1 लाख रुपया, क्या करोगे इसका? किराने की दुकान, और कोई पास में पड़ोस में दुकान है? उससे बड़ी बनाएंगे, ग्राहक आपके पास आए। चल, वो बनवाएंगे। अभी आज तो सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें लोन मिल गया। ममता रानी, 1,90,000 है, क्या करेंगे इसका? कैटरिंग का काम आता है किसी को? किसको आता है? आपके पति को भी आता है और बाकी और लोग भी हैं। तो कैटरिंग काम में रिस्क भी बहुत होता है? हाँ, 1,90,000 वापस भी करना है। चलो शाबाश। हाँ भाई, तुम्हारा कितना मिला तुम्हें? 1,60,000, क्या बनाओगे? भैंस कितनी? 2 भैंस। 1,60 में 2 ही आएंगी? कितने के लिए? 80,000 के। चलो 2 हो जाएंगे 1,60 में। चलो शाबाश। हाँ, तुम क्या करोगे भाई? 80,000। कितनी भैंस? 2। वो तो 1,60 में 2 खरीदेगा, तुम 80,000 में कैसे खरीद लोगे? हैं? अभी एक खरीदेंगे, बाद में और कमा के दूसरी खरीदेंगे। चलो शाबाश। ये पैसा उतार दो, इससे डबल मिल जाएगा। 1,60, क्या लोगे? भैंस हैं? 2 भैंस। हाँ, ये उतारोगे तो इससे डबल मिलेगा। चलो 1,60, तुम भी भैंस खरीदोगे? खरीद ली? कितनी? एक खरीदी है, एक और खरीदेंगे, दूध बेचेंगे, 1,60 उतारेंगे, 3,20 और मिल जाएगा। ठीक है, चलो मित्रों, ये है हमारा काम। जिन लोगों के घर में रोजगार नहीं है, आमदन कम है, उनके घर में फोन करके, उनको SMS करके, उनको आदमी जाके बुला के लाता है, कैंप में पूछता है, तुम क्या काम कर सकते हो? अभी तक तो ज्यादातर जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं हम तो भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे, भेड़ खरीदेंगे, बकरी खरीदेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं किराना की दुकान करेंगे, किसी ने कहा हलवाई का काम करेंगे। काम करके कमा के आगे बढ़े, ऐसा समाज चाहिए। सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलने वाली है, उसी को मिलेगी जो योग्य है, पढ़ाई में अच्छा है, जो कंपटीशन का इम्तिहान जो है वो अच्छे प्रकार से पास कर सकता है। तो मेरा तो इसमें आपसे निवेदन यही है कि आपके समाज के लोग, चाहे लबाना चाहे बंजारा, अपने समाज के ऐसे परिवारों को ढूंढो जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से कम है, और उसको काम करना सिखा दो। चाहे अपना ही काम है वही सिखा दो, चाहे सरकार के पास योजना वो लेकर के उसको लोन दो, सब्सिडी दो, कोई और सहायता, ताकि वो कमाना शुरू करे। कमाई अच्छी करेगा, स्वाभिमानी बन के चौड़ी छाती करके जिएगा। मांग के करेगा तो मांगने वाला आदमी भैया बहुत स्वाभिमानी नहीं होता, हर समय उसकी आदत यही बनी रहेगी। तो अच्छे आदमी खड़े करने हैं तो आप लोग अपने इस काम को आगे बढ़ाएं। हमने इसी प्रकार राशन कार्ड जैसे मैंने बताए हैं, ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन ये भी अपने आप बन करके आ रही है। इसके भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, खास करके गरीब समाज के जो बच्चे हैं, उनको सर्विसेज की तैयारी, HCS, IAS, उसके लिए जितना उसका पैसा खर्च होगा सारा पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। सारा पैसा। आपके बच्चे पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, जिस समाज में
26-27% बच्चे पढ़ाई में हैं, इसका मतलब वो आगे बढ़ना उसका निश्चित है। पढ़ाई कराना एक मूल मात्र एक विषय है जिससे हम अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने नौजवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, योजनाएं बहुत हैं बनाने के लिए, देने के लिए। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। अब कुछ बातें जो आपके नेताओं ने यहाँ करके कही है कि हमको ये और कर दें, ये और कर दें, तो उसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में हैं। उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे बंजारा समाज और लवाणा समाज की कुछ जातियाँ ऐसी हैं, कुछ तो SC में हैं, शेड्यूल कास्ट में, कुछ इसमें बैकवर्ड क्लास में हैं। जातियाँ एक ही प्रकार की हैं। तो पहले से हमारे पास पत्र आए हुए हैं। हमने उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करती है, हम नहीं कर पाते हैं, हम लिखते हैं, सिफारिश करते हैं, तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है और उसके अंदर कुछ जातियों की मंजूरी मिल गई है, कुछ की और जो मिलेगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं जो है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको परस्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी उन जातियों को जो वास्तव में कमज़ोर हैं, हाँ, जो कमज़ोर ज़्यादा नहीं हैं, जिन जातियों का अपना काम धाम ठीक ठाक चल रहा है, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट जाना माने अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। हम तो ये कहेंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नीचे से ऊपर जाओ। शेड्यूल कास्ट में है तो वो बैकवर्ड क्लास में आए, बैकवर्ड क्लास में है तो जनरल में आए। आगे बढ़ना सीखो भाइयों, पीछे हटना मत सीखो। ये एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि SC बन जाएंगे तो हमको बहुत बड़े लाभ हो जाएंगे। अब गरीबी के आधार पर लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है। आप काम क्या कर रहे हैं, कमाते कितना हैं, इसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आपके भी परिवार में, यानी ये जो मैंने बताया 27,000 परिवार ऐसे हैं, इन 27,000 परिवारों में मेरे पास जो डाटा है 1700 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया साल की है। 1700 परिवार ऐसे भी हैं। तो कहो कि आप 1700 उन परिवारों को भी सब कुछ मिलता रहे तो उनको मिलेगा, तो जिनकी आमदन 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख साल की है, फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ तो उतनी है, चाहे इधर बांट दो चाहे इधर बांट दो। इसलिए जो साधन संपन्न परिवार हैं अपने समाज के, वो गरीब समाज को कैसे सहायता कर सकते हैं। इन बेरोजगारों को जो लगभग 5,600 हैं अपने यहाँ, इन 5,600 को रोजगार, जो बड़ा काम करते हैं, अपना कोई व्यापार करते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई बड़ा उद्योग करते हैं, ऐसे सब लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, ये उनसे मेरा निवेदन है। एक विषय आया है कि हमको सब जिलों में, यानी कुछ जिलों के अंदर प्लॉट की बात आई है, चौक चौराहे की बात आई है, और कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात आई है, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है उनके बनाने की नाम की बात आई है। ये मैंने DC साहब को यहाँ भी कह दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर को कह देंगे कि जहाँ कहीं अपने समाज के लोग पर्याप्त रहते हैं, उस शहर में किसी चीज़ का नाम, कोई स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, कोई पार्क का नाम, कोई चौराहे का नाम, कहीं मूर्ति लगाने का विषय, और जहाँ कहीं ज़मीन चाहिए उसके लिए ज़मीन यानी ढूंढ करके आप लोगों को स्थानीय तौर पर वहाँ एक प्रस्ताव पास कराना होगा पंचायत से। पंचायत को भी लगना चाहिए कि हमारे यहाँ लखीशाह बंजारा या मक्खन शाह जो हमारे लवाणा हैं, इनके लिए हमें कोई स्टैचू लगाना है, पार्क बनाना है, उनका नाम हमारा रहे, तो उनसे प्रस्ताव पारित करके भेज दें, हम उसी समय तुरंत कर देंगे, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ इस समय हमारे DC कुरुक्षेत्र ने कहा है कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नज़दीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखीशाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में
लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे कॉलोनियाँ हैं जो ऑथराइज कॉलोनियाँ नहीं हैं, उनके अंदर मानो विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना लेते हैं। उसके लिए हमने तय किया है कि लगभग 2000 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, चाहे वो शहरी विभाग की हैं या टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं। इन सब का सर्वे हो रहा है और बहुत जल्दी इनको वैध करने के लिए प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। बहुत जल्दी इसका फैसला होगा तो ये सब कॉलोनियाँ जो हैं और ये हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी और ऑथराइज होने के बाद आपके वहाँ के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एक जानकारी और मुझे दी है, बहुत मन प्रसन्न हुआ कि 2 ऐसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बंजारा समाज से संबंधित हैं। 2 मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, एक स्वर्गीय श्री वसंतराव नायक और एक स्वर्गीय श्री सुधाकर राव नायक, यानी 2 बंजारा समाज से और हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य उज्जवल है। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। एक बार करतल ध्वनि पूरे जोश के साथ, सम्मान के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सम्मान में आप सबकी तरफ से तालियां बजनी चाहिए। और इस बीच में जसविंदर सैनी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद करने के लिए पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, हमारे सांसद नायब सैनी जी, हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, श्री कृष्ण बेदी जी और ओबीसी मोर्चा की पूरी टीम और लबाना समाज और बंजारा समाज से आई पूरी कोने कोने से आए इन देवतुल्य जनता का मैं ओबीसी मोर्चा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, पुनः आभार व्यक्त करता हूं।